हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसमें हमने आज पढ़ना है अबाउट द फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस। सो आप लोगों ने नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस। एलिफेंटियासिस कॉमनली जिसे हत्ती रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सिंपल जिस तरह से हाथी के बड़े बड़े पैर होते हैं, मोटे मोटे ऐसे बड़े बड़े से, उसी तरह से ह्यूमन के लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है या फिर उसका साइज बढ़ के स्वेल होकर उतना हो जाता है। दैट्स व्हाई इसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है। अब इस डिसीज में क्या होता है, सो फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस जो है ये एक थ्रेड लाइक वर्म के कारण होने वाला डिसीज होता है। इस थ्रेड लाइक वर्म्स या फिर निमेटोड्स, इसका नाम होता है विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी। सो विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी ये बेसिकली अटैक करता है जो हमारे बॉडी में लिम्फ सिस्टम होती है। इसमें लिम्फ सिस्टम में होते हैं लिम्फ नोड। अभी लिम्फ नोड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे आर्म्स वाले पोर्शन में, थाइज वाले पोर्शन में, जहाँ पे ज़्यादा मास होता है वहाँ वाले पोर्शन में। सो ये वाले जो वर्म्स होते हैं या फिर जो निमेटोड होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे लिम्फ सिस्टम को और यहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो भी हमारा इफेक्टिव या फिर जो भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया होता है ये एरिया सूज जाता है, स्वेल हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि मानो ये किसी हाथी का पैर हो या फिर हाथी का कोई पोर्शन हो। सो दैट्स व्हाई इसे एलिफेंटियासिस इस नाम से भी कहा जाता है। सो एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी। एंड विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी इनका जो टारगेटेड पोर्शन होता है ह्यूमन बॉडी में ये होता है लिम्फ सिस्टम। नाउ इसमें हमारे पास फिलारियासिस में कुछ 3 सब टाइप्स दिए हैं आपके बुक में, यू कैन सी। सो इसमें फर्स्ट वाला जो टाइप है ये है लिम्फेटिक फिलारियासिस। उसके बाद में एक और आता है विच इज़ सबक्यूटेनियस फिलारियासिस, यानी जो सिर्फ सबक्यूटेनियस पोर्शन पे काम करता है या फिर वहाँ पे अटैक करता है। एंड एक और है जिसका नाम है सीरस या फिर एब्डोमिनल कैविटी वाला फिलारियासिस, और ये सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। नाउ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आपको अच्छे से याद रखना है विच इज़ विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी। एंड एक और है इसमें ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी। सो आपको इस वाले चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने के लिए सिंपल आपको सिर्फ 2 पेजेस के नोट्स बनाने हैं बाय योर ओन। इसमें क्या रहेगा, 2 आपको बड़े बड़े शीट्स लेने हैं कंबाइन किए हुए, इसमें एक टेबल ड्रॉ करना है। एक में आएगा आपका नेम ऑफ द डिसीज, देन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एंड एक में आएगा साइज एंड सिम्टम, देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हैं बस आपको वहाँ पे इन शॉर्ट लिखना है। 2 पेज में आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो सकता है और यह आपको उस टाइम पे अच्छे से याद रहेगा अगर आपने ये नोट्स खुद से बनाए। सो मेक इट बाय योर ओन एंड अच्छे से स्टडी करो। ये चैप्टर काफ़ी ईजी है बट इसमें काफ़ी वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर। सो कोई भी एक पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में एज वेल एज आपका जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं इसमें भी। सो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। सो साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें हम, सो फिलारियासिस में क्या होता है, सो इसमें होता है एडिमा एंड थिकनिंग ऑफ स्किन। अभी एडिमा का क्या मीनिंग है, एडिमा का मीनिंग होता है स्वेलिंग, सूजन, सूज जाना या फिर फूल जाना, एक ये कंडीशन होता है। एक होता है थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। थिकनिंग ऑफ स्किन यानी ये जो हमारा स्किन जो नॉर्मली इतना सॉफ्ट होता है या फिर इतना थिन होता है कि हम पिंच करके किसी को पिंच ले सकते हैं, यस ये थिन होता है इसलिए। बट इन दिस कंडीशन क्या होता है, ये वाली जो स्किन होती है हमारी ये थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है कि उसको हम पिंच नहीं ले सकते, इतनी वो टाइट भी हो जाती है। और प्लस हमारी स्किन के अंडरलाइंग टिश्यूज जो होते हैं नीचे साइड वाले, ये टिश्यू भी स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। सो ये है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द फिलारियासिस। इसके बाद में और क्या होता है, सो जैसे हमने देखा है कि इसमें 3 सब टाइप्स होते हैं विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये अलग अलग रीजन पे अफेक्ट करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट रीजन, उस वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। फिर हो सकता है आर्म्स वाले रीजन में अगर इन्फेक्शन है देन आर्म्स वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है। अगर ब्रेस्ट वाले रीजन में है देन ब्रेस्ट वाला पोर्शन स्वेल हो जाता है एंड थिक हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, जो वाला रीजन इन्फेक्टेड होता है उस वाले रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आती है। इसके बाद में है इन लिम्फेटिक फिलारियासिस। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पोर्शन है ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये इन्फेक्टेड ही काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। दैट्स वाई जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड है ये सब रीजन स्वेल होने लगता है, स्पेशली द आर्म्स, देन
लोअर जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ये वाला पोर्शन, सो ये वाला पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्वेल होने लगता है। इतना स्वेल होता है कि हमें यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है ये थोड़े से टेंशन में नज़र आते हैं, यानी दिखाई देते हैं ऊपर से। एंड ये इस वाले कंडीशन में जहाँ पे आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, इस वाले कंडीशन को स्पेशली एलिफेंटियासिस कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो लिम्स है ये इतने बड़े सूज जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो ये किसी हाथी का पैर हो। इसके बाद में कुछ लिम्फोडिमा होता है, दैट इज़ इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है कुछ लिम्फ फ्लूइड का, जिसके कारण टिश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सो लिम्फ फ्लूइड यानी क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। सो ये वाला जो फ्लूइड है ये एक ही जगह पे आके स्टोर हो जाता है या फिर स्वेल हो जाता है, एक ही जगह पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई उस वाले पोर्शन में स्वेलिंग नज़र आती है। सो इसे कहा जाता है लिम्फेडिमा। सो ये सब है अबाउट दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दी फिलारियासिस। आल्सो अगर स्क्रॉटम वाले पोर्शन में या फिर टेस्टिस वाले पोर्शन में ये वाला इन्फेक्शन है, देन वहाँ पे भी स्वेलिंग नज़र आती है। ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है ऑफ द एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस। इसके बाद में आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो कि हमें देखना है कि ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फिलारियासिस या फिर विस्चेरिया बैंक्रॉफ्टिस। सो ये जो डायग्राम है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। सो बेसिकली इसमें हमारे पास दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज है जो सिर्फ मस्कीटो के इनसाइड होने वाला है और एक स्टेज है जो कि ह्यूमन बींग के इनसाइड होने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि कोई एक मस्कीटो है जो कि इस इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है और ये वाला जो मस्कीटो ये किसी ह्यूमन बींग को बाइट करता है। सो अगर कोई मस्कीटो जो इन्फेक्टेड है, अभी यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, मस्कीटो का बेचारे का इसमें कुछ खुद का लेना देना है नहीं, ये सिर्फ एक वेक्टर की तरह काम करता है इस वर्म्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ लेके जाने के लिए। नाउ अभी कोई मस्कीटो जिसके पास ऑलरेडी ये वाला वर्म या फिर ये वाली लार्वी प्रेजेंट है, ये मस्कीटो क्या करता है, ये मस्कीटो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर बाइट करता है देन ये उसके स्किन पर कुछ लिम्फेटिक्स को या फिर कुछ जो वर्म्स है इसको वहाँ पे ड्रॉप कर देता है स्किन पर या फिर इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर ये माइक्रोफिलारिया जो है ये ट्रैवल करते हैं टूवर्ड द लिम्फ एंड सम ब्लड चैनल्स। अब ये जा रहे हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ, और जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं, नाउ दिस इज द डायग्नोस्टिक स्टेज। यहाँ से डायग्नोस्टिक स्टेज दिखाई देती है या फिर इस कंडीशन में ब्लड सैंपल को लेकर के पता लगाया जा सकता है कि ये पर्सन जो है ये इन्फेक्टेड है या नहीं है विद दिस फिलारियासिस। नाउ अभी इसके बॉडी में या फिर इसके ब्लड स्ट्रीम में जो वर्म्स थे ये प्रेजेंट हो गए हैं या फिर ये आ गए हैं। अभी अगेन ये वाला पर्सन तो इन्फेक्टेड हो ही गया है, बट अगर इस टाइप के पर्सन को अगेन कोई मस्कीटो आकर के बाइट कर रहा है जो कि नॉर्मल है, ओके अभी जो मस्कीटो आने वाला है ये मस्कीटो नॉर्मल है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन का कैरिंग एजेंट नहीं है। सो अगर इस तरह के किसी इंसान को आके कोई मस्कीटो बाइट करता है सो क्या होता है, सो मस्कीटो ने क्या किया, इस इंसान को बाइट कर दिया है और इसके ब्लड में ऑलरेडी वर्म्स प्रेजेंट थे फिलारियासिस के। अभी इस मस्कीटो ने इस फिलारियाटिक ब्लड को अपने अंदर ले लिया है। नाउ अभी ये मस्कीटो भी इन्फेक्टेड हो गया है। अभी क्या होता है, फिर मस्कीटो के मिड गट में या फिर उसके थोरैसिक कैविटी में या फिर थोरैसिक मसल्स में इसने जो सक किए हुए वर्म्स थे ये वहाँ पे चले जाते हैं। ओके सो ये मस्कीटो के मिड गट में या फिर एंड ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स दी थोरैसिक कैविटी या फिर थोरैसिक मसल्स। अभी यहाँ पे जाने के बाद जो वर्म्स थे ये और डेवलप होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी लार्वी। ये लार्वी स्टेज में या फिर L1 स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ से इनका डेवलपमेंट होना कंटिन्यूसली ऑन रहता है या फिर चलते ही रहता है, फिर वो लार्वी से या फिर L1 से कन्वर्ट होते हैं इन द L3 लार्वी, और ये माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स द हेड ऑफ द मस्कीटो एंड टूवर्ड्स द प्रोबोसिक्स ऑफ मस्कीटो। प्रोबोसिक्स का मीनिंग होता है जो मच्छर के सामने इस तरह से जो मान लीजिए कि ये कोई मच्छर है, सो मच्छर का जो इनिशियल वाला पोर्शन होता है जिससे वो डंक मारता है दैट इज द प्रोबोसिस। तो वहाँ तक ये जो लार्वी बन जाती है वहाँ तक माइग्रेट होती है और उसके मच्छर के
प्रोबोसिस के थ्रू फिर ये जब भी किसी नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को डंक मारता है, बाइट करता है टू गेट द ब्लड, उस टाइम पे ये क्या करता है, उसे ब्लड सक कर लेता है, बट इसके प्रोबोसिस में ये जो वर्म्स होते हैं इसको वहाँ ह्यूमन बीइंग के इनसाइड ड्रॉप कर देता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। सो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फिलारियासिस में आता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कौन सा वेक्टर इन्वॉल्व होता है, सो दैट इज दी मस्कीटो। सो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि और हमें क्या देखना है इस वाले चैप्टर में। यस, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये वाला एक हमने साइकिल देखा है। इसके बाद में इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में वही आता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए ब्लड सैंपल ले सकते हैं। यस, एंड इसमें कुछ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है या फिर कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आता है डाईइथिल कार्बामाज़ेपिन सिट्रेट, जो कि दिन में से 2 बार या फिर 3 बार लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। और ये कुछ 5 दिन ये कुछ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ या फिर वो कितना सीवियर, इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। इसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि यहाँ पे वेक्टर मस्कीटो इन्वॉल्व है। सो मस्कीटो का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए हमें सिंपल मस्कीटो से बचना है। सो मस्कीटो से बचने के लिए जितने भी प्रिवेंशन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे फॉर द मलेरिया, बस सेम वैसे ही सब प्रिवेंशंस लेने हैं कि हमें नेट का यूज़ करना है स्लीपिंग के टाइम पे, या फिर जब हम सोते हैं उस टाइम पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना है, क्लीनलीनेस में क्लीनिंग मेंटेन करना है ताकि कहीं पे मच्छर ना बढ़े नंबर में। सो ये सब आता है इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। इसके बाद हमें देखना है अबाउट द टाइफाइड। सो चलिए चलते हैं आगे। अभी टाइफाइड वाला जो डिसीज़ है ये काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना है, प्लस काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे कि जिन्हें ये हो चुका है। सो क्या होता है टाइफाइड? सो टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है विच इज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। अगेन ये भी आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही, और ये होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो साल्मोनेला टाइफी ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है? सो अगेन ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है इसका जो इंजेक्शन होता है या फिर हमारे बॉडी में आता कहाँ से है? सो इसका मेन रीज़न होता है कंटामिनेटेड वाटर, खराब पानी से आता है ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, एंड ये इन्फेक्ट करता है पर्सन को स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ही अपने आप का जो उसका जो एक्शन होता है इसको शो करता है। इसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है या फिर इसका ये जो इफेक्ट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है या फिर हम पर कोई इफेक्ट करता है, इसका कारण होता है इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ओ। सो ओ एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पैथोजेनिसिटी के लिए, यानी कि ये जो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है इसके लिए इसका ओ एंटीजन इन्वॉल्व होता है या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ओ एंटीजन क्या होता है? ये एक लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, केमिकली इसका नेचर होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, और ये इस बैक्टीरिया के सरफेस पर यानी ऊपर की जो परत होती है इस पर प्रेजेंट होता है, एंड प्लस इसको एक फ्लैजेला यानी एक टेल लाइक पोर्शन होता है जिसे या फिर जिसको बनाने के लिए एच एंटीजन का यूज़ किया जाता है। अभी देखिए आपको साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है बुक में। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो देखिए यही है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इसका डायग्राम एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा। सो ये क्या है? सो यू कैन सी यहाँ पे ये वाले जो टेल लाइक जो रेड कलर के लाइंस दिखाई दे रहे हैं इसे फ्लैजेला कहा जाता है जिसमें एच एंटीजन होता है। ये जो फ्लैजेला जहाँ से इनिशिएट हो रहा है, सो ये इंटरनल जो लाइनिंग होती है इसकी येलो पोर्शन के आउटर में जो दिखाई दे रहा है आपको, सो ये होता है इसका सेल वॉल जो कि ओ एंटीजन से बना हुआ होता है, और एक्सटर्नल सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है ये के एंटीजन से या फिर ये के एंटीजन से बना हुआ होता है, एंड इसी को कैप्सूल भी कहा जाता है। इसके बाद में हमें देखना है कि टाइफाइड में साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो टाइफाइड एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिसीज है जिसके साइन एंड सिम्टम आपको अच्छे से पता होंगे। सो फर्स्ट क्या होता है टाइफाइड में? इसमें फीवर आता है और ये काफ़ी हाई होता है। कितना हाई होता है फीवर? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना इसमें होता है फीवर। इसके बाद में होता है इसमें जनरल जो इन जनरल सिम्टम्स नज़र आते हैं फीवर के बाद, दैट इज़ नॉशिया है, वोमिटिंग है, देन हेडेक है, फटीग यानी फटीग होता है। फटीग में क्या होता है? हमारे मसल्स में पेन रहता है या फिर हमें
एनर्जी नहीं रखती, वी फील वीकनेस, काफ़ी थका हुआ सा महसूस करते हैं, इसे फटीग कहा जाता है। इसके बाद में आता है कुछ एब्डोमिनल पेन होता है कुछ पेशेंट्स में, यानी कि इसमें पेट दर्द होता है, किसी में कॉन्स्टिपेशन दिखाई दे सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है। इसके बाद में आता है स्किन पर रैशेस आना, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है इन द टाइफाइड। कुछ पिंक कलर के रैशेस नज़र आते हैं स्किन के ऊपर। इसके बाद में जो टंग होती है, टंग का कलर वाइट हो जाता है और प्लस खांसी भी आने लगती है, दैट इज़ कफ होता है। देन एनोरेक्सिया होता है, यानी खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती उस पेशेंट की। एंड अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, अगर टाइफाइड को विथ इन टाइम या फिर विथ इन रेंज इसको ट्रीट नहीं किया गया, देन इसका सीवियर फॉर्म होते जाता है और प्लस इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड होते जाते हैं, जैसे ब्रीथलेसनेस, यानी सांस लेने में उस पेशेंट को तकलीफ होती है, इसके हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाते हैं एंड प्लस हिमोरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर टाइफाइड को ऑन टाइम ट्रीट नहीं किया तो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसके बाद में अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन की टाइफाइड ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। सो टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर के कारण ये ट्रांसफ़र होता है और कुछ इंसेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इसमें वही आता है कि देखो अभी ये वाला भी जो डिसीज़ है इसमें कंटामिनेटेड फूड से आने वाला डिसीज़, यानी हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। सो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ होते हैं इसके ट्रांसमिशन के लिए फीकल मैटर का ट्रांसमिट होना भी उतना ही उतना ही हेल्प करता है इस वाले डिसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए। यस, सो सेम वे अगर टाइफाइड का भी हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, सो यस ऑब्वियसली कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर तो इन्वॉल्व ही होते हैं, बट अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर ओपन में है या फिर इस फीकल मैटर के ऊपर कुछ फ्लाइज या फिर मस्कीटोज टाइप कुछ और वेक्टर्स बैठ रहे हैं और ये इसके बैक्टीरिया को कैरी कर रहे हैं, देन ऑल्सो इस डिसीज़ को ट्रांसमिट होने में ये हेल्प करते हैं। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है सम हाउस फ्लाइज अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के ऊपर बैठ के कहीं और बैठ रहे हैं और इस तरह का कंटामिनेटेड फूड को इंजेक्शन किया जा रहा है, देन ये टाइफाइड जैसे डिसीजेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। सो ये था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद में आता है अबाउट सम वही कि इसको कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। सो कंट्रोल करने के लिए हमें कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से दूर रहना, यानी हमें हाइजीन मेंटेन करनी, हमारे खुद की हाइजीन भी मेंटेन करनी है पर्सनल, एंड जो हम फूड खाने वाले हैं ये भी हमें हाइजीनिक टाइप का ही फूड खाना है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इसके ऊपर से आता है अबाउट द डायग्नोसिस। सो विडाल नाम का एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, जिसे परफॉर्म किया जाता है हमारे ब्लड सैंपल पे। सो ये वाला टेस्ट किया जाता है टू डायग्नोज दी टाइफाइड। सो टाइफाइड के डायग्नोसिस के टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट, एंड विडाल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स या फिर कुछ मेडिसिन दिया जाता है, स्पेशली सम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है सॉरी। इसके बाद में आता है कि इसके प्रिवेंशन के लिए WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक वैक्सीन को स्टार्ट किया था, ओरल वैक्सीन थी एंड इंजेक्टेबल वैक्सीन भी थी। इसका एक ही एम था कि हमें टाइफाइड को जड़ से मिटाना या फिर इसको होने से पहले ही रोकना है। तो ये था सब कुछ अबाउट दी टाइफाइड। सो काफ़ी इजी चैप्टर है हमारा, काफ़ी फास्ट होने वाला है। आपको इतने ही फास्ट अच्छे से आपके खुद के साइड से रिवाइज करना है, रिव्यू करना है एंड अच्छे से स्टडी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी निमोनिया एंड सम अदर नेक्स्ट अपकमिंग डिसीजेस। तब तक के लिए अभी तक जितने भी डिसीज हुए हैं इन सभी को रिवाइज कीजिए, अच्छे से एक शीट बनाइए जिसके ऊपर आपको इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 2 ही पेजेस पर इन शॉर्ट में नोट करना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपने उतना पेज भी रिवाइज कर दिया तो ये सफिशिएंट रहेगा अगर आपको इस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।